मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में फिर से हार्दिक आप स्वागत करता हूं और आप सभी के द्वारा दिए जा रहे स्नेह और प्रेम और विश्वास के लिए, सम्मान के लिए मैं आप सभी का हृदय तल के अनंत गहराइयों से कोटि कोटि साधुवाद व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और चलते हैं प्यारे साथियों अपने अगली वीडियो की अगली कड़ी में। कल जो पिछली वीडियो जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने अपना प्रकरण लिया था शब्द शक्ति। आज का हमारा वही प्रकरण है, उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था एक बार शब्द शक्ति पढ़ लीजिए, आपको जिंदगी में कभी कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, आप पढ़िए, बस आनंद लीजिए और समझ के पढ़िए। रट्टे नहीं, रट्टू तोता बनने से कुछ नहीं होने वाला। रट्टू तोता कभी पास नहीं होते, कहीं ना कहीं संशय रह जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, है क्या चीज। चलिए हम शब्द शक्ति को लेकर चल रहे हैं। शब्द शक्ति के पिछले भाग में मैंने आपको बताया था शब्द शक्ति कहते किसे है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अब भी मैं यहाँ पर लिख के बैठा हूँ। अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इसके 3 अर्थ होते हैं। वाचक से जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे वाच्यार्थ, सरलार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ, है ना, कहते हैं, मूलार्थ कहते हैं। और लक्षक के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, लक्षक यानी लक्षण में अक प्रत्यय लगा दिया तो लक्षक बना, तो लक्षण को प्रकट करने वाला शब्द लक्षक है, ठीक है। लक्षण को प्रकट करने वाला शब्द क्या है, लक्षक है। तो लक्षक के आधार पर यानी लक्षण को जो प्रकट कर रहा है उसके आधार पर जो अर्थ ग्रहण करेंगे, किसके आधार पर, लक्षण के आधार पर। तो लक्षण के आधार पर जब हम लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं तो लक्षण के आधार पर 2 प्रकार से अर्थ ग्रहण किया जाता है प्यारे साथियों। एक परंपरागत तरीके से और एक अपने प्रयोजन के, अपने तरीके से, स्थिति और समय के अनुसार क्या अर्थ लेंगे ये उस समय डिपेंड करता है। तो प्रयोजन के आधार पर अर्थ लिया जाता है। तो रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर जो अर्थ व्यक्त करती है वो शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अभी आते हैं हम व्यंजक। तीसरा जो शब्द है व्यंजक, वी प्लस अंशक, अलग, विशिष्ट, ठीक है ना तो ये वाचक के अनुसार अर्थ ग्रहण करता है, ना ही लक्षण के अनुसार अर्थ ग्रहण करता है। ये तो कोई तीसरा ही अर्थ व्यक्त करता है, कोई विशेष ही अर्थ व्यक्त करता है। तो विशेष अर्थ को हम क्या करते हैं, व्यंग्यार्थ कह देते हैं। क्या कह देते हैं, व्यंग्यार्थ कह देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कौन सी कहलाई, व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाई। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आज की हमारे अपनी वीडियो में हम आगे पढ़ाएंगे कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, लक्षण कितने प्रकार की होती है इनको, और व्यंजना कितने प्रकार की होती है, इन सब के विषय में आज हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं। आज हम बात करते हैं अपनी, सबसे पहले बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति के विषय में। तो अभिधा शब्द शक्ति के विषय में अगर हम बात करें, नंबर 1 अपनी जो है वो है अभिधा शब्द शक्ति, ठीक है। अभिधा शब्द शक्ति मेन चीज है। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। अलग अलग आचार्यों ने, है ना, शब्द शक्तियों की अलग अलग परिभाषाएं दी है। अलग अलग आचार्यों ने शब्द शक्ति की अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे आचार्य मम्मट को ले लिया जाए, किसको लिया जाए, आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं, आचार्य मम्मट कहते हैं भाई, बहुत बड़े आचार्य रहे हैं ये, है ना, साहित्य में। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं, अभिधेयार्थ की बोधिका वृत्ति ही अभिधा शब्द शक्ति है। ये कह रहे हैं अभिधेयार्थ, अभिधेयार्थ मैंने अभी बताया था अभिधेयार्थ क्या है। अभिधेयार्थ क्या है, जो वक्ता कह रहा है, वाच्यार्थ, सरलार्थ, मुख्यार्थ, उसी को इन्होंने क्या कहा है, अभिधेयार्थ। अभिधेयार्थ की बोधिका वृत्ति, क्या कह रहा है, बोधिका वृत्ति, ठीक है। अभिधेयार्थ की बोधिका वृत्ति ही अभिधा शब्द शक्ति है। इन्होंने क्या कहा है, अभिधेयार्थ की बोधिका वृत्ति। केवल आपको बोधिका वृत्ति याद करनी, किसी और ने नहीं कहा। अब परिभाषाएं आती हैं कभी कभी पूछने के लिए एग्जाम में, है ना, कंपटीशन आजकल टफ हो गया है। तो अभिधेयार्थ की बोधिका वृत्ति, जहां बोधिका वृत्ति शब्द आ रहा है ना, बोधिका वृत्ति वो आचार्य मम्मट का है, बस याद कर लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। बोधिका वृत्ति मतलब आचार्य मम्मट बोधिका की बात कर रहे हैं,
है ना? क्लियर? एक शब्द पकड़ लो, बोधिका वृत्ति किसकी है? आचार्य मम्मट की। अविद्यार्थ की बोधिका वृत्ति को ही अविद्या शब्द शक्ति कहते हैं, ये आचार्य मम्मट ने कहा है। अच्छा, आचार्य जगन्नाथ ने क्या कहा है? देखिए, आचार्य जगन्नाथ कुछ और कह रहे हैं। ये जो जगन्नाथ है, पंडित जगन्नाथ, इन्होंने कुछ और कह दिया, इन्होंने और भी सरल कह दिया। पंडित जगन्नाथ ने अविद्या शब्द शक्ति की क्या परिभाषा दी है? ये बहुत बड़े अपने अपने ये आचार्य रहे हैं, शास्त्रीय उसमें क्या नाम, अपने साहित्य के समालोचक रहे हैं, है ना? उसका परिशीलन करने वाले रहे हैं, परिशोधन करने वाले रहे हैं। तो पंडित जगन्नाथ जी ने क्या कहा है? पंडित जगन्नाथ जी ने कहा है शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध को, इन्होंने कहा है शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध को अविद्या कहते हैं। शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध को अविद्या कहते हैं। आपको क्या करना है? इसमें से क्या याद करना है? इसमें से केवल ये याद करना है, परस्पर संबंध। ये किसने कहा है भैया? पंडित जगन्नाथ जी ने कहा है। ये किसने कहा है? पंडित जगन्नाथ जी ने कहा है ना? शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध को, शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध, शब्द अर्थ शब्दार्थ परस्पर संबंध, आचार्य जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ। किसने कहा है? शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध को क्या कहते हैं? अविद्या कहते हैं। शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध को ही अविद्या कहते हैं। इन्होंने ये कहा है, इन्होंने कहा है अविद्यार्थ की बोधिका वृत्ति को अविद्या कहते हैं। एक और है अलग, तीसरे नंबर पे आते हैं भिखारी दास। इनका नाम है भिखारी दास, ठीक है जी। भिखारी दास क्या कहते हैं? भिखारी दास कहते हैं अलग ही चीज कहते हैं भिखारी दास, हैं? भिखारी दास ने इसकी परिभाषा पद्य में लिखी है। इनकी रचना है एक, मैं आपको यहां नाम लिख देता हूं उसका, काव्य निर्णय। कौन सी है? काव्य निर्णय। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। इस काव्य निर्णय में इन्होंने अविद्या शब्द शक्ति के विषय में क्या कहा है? काव्य निर्णय में इन्होंने अविद्या शब्द शक्ति के विषय में कहा है कि अनेकार्थहु शब्द में, अनेकार्थहु शब्द में, ठीक है, अनेकार्थहु अर्थ में एक अर्थ की व्यक्ति और ते व्याच्यार्थ को कहे सज्जन अविद्या शक्ति। ये क्या कह रहे हैं? अनेकार्थहु शब्द में, अनेक अर्थ शब्द हो, भले ही एक शब्द के अनेक अर्थ हो, लेकिन अनेकार्थहु शब्द में एक अर्थ की व्यक्ति ये कह रहे हैं एक अर्थ की व्यक्ति, इस लाइन को याद रखना, एक अर्थ की व्यक्ति, बस भिखारी दास जुड़ जाएगा। अनेक अर्थ शब्द में एक अर्थ की व्यक्ति और ते वाच्यार्थ को कहें, ते वाच्यार्थ को कहें, ते वाच्यार्थ को कहें सज्जन अविद्या शक्ति। ते वाच्यार्थ को कहें सज्जन अविद्या शक्ति। ये क्या कह रहे हैं? अनेक अर्थ शब्द में एक अर्थ की व्यक्ति, शब्द भले ही अनेक अर्थ हो, उसके अनेक अर्थ होते हो, लेकिन हम जैसा कह रहे हैं, हमने कहा खाना खा लो, तो खाने के कई अर्थ हो सकते हैं, टिफिन का खाना, अलमारी का खाना, खाना खाना, है कि नहीं? लेकिन वहां अनेक अर्थ होने के बावजूद भी एक ही अर्थ ले रहे हैं हम। कौन सा अर्थ? खाना। तो अनेक अर्थ शब्द में एक अर्थ की व्यक्ति, आप एक अर्थ की व्यक्ति, परिभाषाएं आती हैं, पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अनेक अर्थ शब्द में एक अर्थ की व्यक्ति, एक अर्थ की व्यक्ति याद कर लो, भिखारी दास है, एक अर्थ की व्यक्ति भिखारी। काव्य का निर्णय करता है बंदा,
तो काव्य का निर्णय करने वाला काव्य निर्णय उन्होंने लिखा। तो क्या कह रहा है, अनेकार्थ उस शब्द में एक अर्थ की व्यक्ति और तेई वाच्यार्थ को कहें सज्जन अविदा शक्ति। ठीक है, एक और हुए है ना, और एक और जो हमारे क्या नाम है उनका, एक और अपने जो मैं कहूँ हिंदी साहित्य के अपने आप में आचार्य रहे हैं, ठीक है ना, आचार्य सोमनाथ जी। ठीक है, आचार्य सोमनाथ जी, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है सोमनाथ जी ने, ठीक है, उन्होंने कहा है कि सोमनाथ जी ने क्या कहा है, देखिए सोमनाथ जी कह रहे हैं यहां पर, उन्होंने भी अपने आप में एक अभिधा शक्ति की परिभाषा दी है। वो क्या कह रहे हैं कि या अक्षर को या अक्षर को यह अर्थ, या अक्षर को यह अर्थ ठीक ही ठहराए, या अक्षर को यह अर्थ ठीक ही ठहराए, या अक्षर को यह अर्थ ठीक है ये और जोड़िए इसमें, या अक्षर को यह अर्थ ठीक है ये ठहराए। ये कौन कह रहे हैं, सोमनाथ जी, ये कह रहे हैं ठीक है ये ठहराए। ठीक है, या अक्षर को यह अर्थ ठीक है ये ठहराए, या अक्षर को यह अर्थ ठीक है ये ठहराए, और या अक्षर को यह अर्थ जान परे जाते सु, जान परे जाते सु, वह अभिधावृत्ति कहा है, या अभिधा शक्ति कहा है। सोमनाथ जी कह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ये जो अपनी इनकी रचना है इसमें रस पीयूष, इसमें कहा है इन्होंने, इनकी रचना है, इसका नाम है रस पीयूष। रस पीयूष में इन्होंने कहा है, रस पीयूष। ठीक है, रस पीयूष में सोमनाथ जी ने क्या कहा है कि या अक्षर को यह अर्थ ठीक है ये ठहरा है, और जान परे जाते हैं सु, वह अभिधावृत्ति कहा है। ये इन्होंने कहा है। ठीक है ना, ये इन्होंने कहा। देखिए आचार्य मम्मट क्या कह रहे हैं, अभिधेयार्थ की बोधिकावृत्ति, और जगन्नाथ दास जी क्या कह रहे हैं, जगन्नाथ जी शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध। ठीक है, शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध ये जोड़ रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, भिखारीदास जी, काव्य निर्णय में भिखारीदास जी कह रहे हैं कि अनेक अर्थ उस शब्द में एक ही अर्थ की व्यक्ति, और ते वाच्यार्थ को कहें सज्जन अभिधा शक्ति। और ये क्या कह रहे हैं, रस पीयूष वाले अपने सोमनाथ जी कह रहे हैं कि या अक्षर को यह अर्थ ठीक है ये ठहराए, और जान परे जाते सो वह अभिधा शक्ति कहा है। ठीक है, और एक हमारे सबसे बड़े जो हैं वो देव, बहुत बड़े साहित्यकार हैं देव, आपने पढ़ा होगा उनको। देव क्या कहते हैं, देव कहते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टे कहत नवीन। आगे बस समझ में, उल्टे कहत नवीन, ये शब्द पकड़ लीजिए, उल्टे कहत नवीन शुरू होता है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टे कहत नवीन। तो इसमें ये किसने कहा है, देव ने कहा है। ठीक है, ये अभिधा की बहुत सारी मैं आपको परिभाषाएं बता चुका हूं, आप इन परिभाषाओं को नोट कर सकते हैं खूब आराम से, तो इनसे आपको पता चल जाएगा। कभी भी परिभाषा आती है यह शब्द शक्ति के विषय में किसकी परिभाषा है, तो आप उसको आराम से बता सकते हैं, बहुत आसानी से समझा सकते हैं।
तो मेरे प्यारे साथियों, ये अविदा की परिभाषाएं हो गई। अब आते हैं अविदा शब्द शक्ति के उदाहरण। जैसा मैं इसको तो वैसे ही बिना लिखे, यहाँ पर बिना लिखे मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे वाचक कह रहा है वैसे ही अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि भाई अब रात बहुत हो गई, सो जाते हैं, चलिए सोते हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ लिया जाएगा। जैसा मैंने कहा वैसे ही आपने सुना और आप सोने लग गए, सोने चले गए, मैं भी सोने चला गया। तो ये क्या है? अविदा शब्द शक्ति। मैंने कहा कल सुबह 9 बजे मिलेंगे, ठीक इसी समय इसी जगह पर, तो कल आप ठीक 9 बजे उसी समय उसी स्थान पर पहुंच रहे हैं। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही आप अर्थ ले रहे हैं। ये क्या है? अविदा शब्द शक्ति है। अविदा शब्द शक्ति को इन्होंने क्या कहा? उत्तम काव्य। अविदा उत्तम काव्य है, ये देव ने कहा है। लेकिन अंत में क्या कह गया? उल्टे कहत नवीन। ये उल्टे कह गए हैं। काव्य में जो है ना उत्तम जो शब्द शक्ति मानी जाती है, कभी भी प्रश्न आ जाए मेरे प्यारे साथियों कि काव्य के लिए सबसे उत्तम शब्द शक्ति कौन सी मानी जाती है, तो वो मानी जाती है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है ना? उल्टे कहत नवीन, उल्टे कह गए हैं। अविदा सबसे निकृष्ट मानी जाती है, लक्षणा मध्यम मानी जाती है और व्यंजना उत्तम मानी जाती है। ठीक है ना? तो इन्होंने यहाँ कहा है, पहले ही उन्होंने उस लाइन में कह दिया कि अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना विरस रस, उल्टी कहत नवीन। ऐसा नवीन उल्टे कह गए हैं। तो देव बाबा ने ये समझाया है। ठीक है? तो अविदा क्या है बेटा? जिसमें सीधे सीधे अर्थ क्लियर हो जाए। जैसा वक्ता कह रहा है, केवल भाई हमको अपना दिमाग लगाने की कभी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं, दिमाग में इम्पट नहीं चलता। जैसा उसने कहा वैसा, ठीक है, कल घर जल्दी आ जाना तो आप कल घर जल्दी आ गए। ठीक है? आपसे कहा आप पढ़ते नहीं हैं, पढ़ा करिए, आप पढ़ने लग गए। आपसे कहा हम कल आगरा जा रहे हैं, तो आपने कहा ठीक है चले जाइए, आगरा जा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा कल हम मदुरई जा रहे हैं, तो ठीक है मदुरई चले जाइए। हमने ताजमहल देखा था, मान लिया हमने ताजमहल देखा होगा आपने। मतलब जैसा वक्ता कह रहा है वही अर्थ हम ले रहे हैं, उस पर कोई दिमाग नहीं लगा रहे, कोई लक्षण नहीं ले रहे, कोई अलग अर्थ नहीं ले रहे। अनेक अर्थ वाला शब्द भी हो, ठीक है, जैसे हमने कहा कि भाई आज तो हमने जलज या आज हमने पंकज अर्पित पुष्पों में पंकज ना, जैसे आज कहें कि गुरु के कमल तो पंकज के गुरुपद पंकज कमल से। हम कह रहे हैं कि गुरु के पद कैसे हैं? पंकज के समान है। हम क्या कह रहे हैं? गुरु के पद पंकज के समान है। तो पंकज क्या है? अपने आप में बहु अर्थ रखता है, पंकज है ना। गुरु के चरण कैसे हैं? पंकज के समान है। पंकज के समान मतलब पंकज का अर्थ हम यहाँ पे एक ही अर्थ ले रहे हैं, कमल के समान। कैसा ले रहे हैं? कमल के समान। जबकि पंख के बहु अर्थ हो सकते हैं। पंख माने कीचड़ में जन्म लेने वाला, जलज माने जल में जन्म लेने वाला। अब पंकज कीचड़ में, तो कीड़े भी जन्म लेते हैं। हमने कीड़े जैसे तो नहीं बताया। पंकज किसी लड़के का नाम हो सकता है, हमने उसके समान भी नहीं अर्थ लिया। हमने तो पंकज का एक ही अर्थ ले लिया। क्या लक्षण लिया? कमल। तो गुरु के चरण कैसे हैं? कमल के फूल के सरीखे हैं। इतने बहु अर्थ होने के बावजूद एक ही अर्थ दिया गया है। ये क्या कह रहा है? अनेक अर्थ उस शब्द में एक अर्थ की व्यक्ति, है ना। और ते ही वाच्यार्थ को कहें सज्जन अविदा शक्ति। ये है। हमने कहा जलज जल में जन्म लेने वाला। अब जल में जन्म लेने वाले कई हो सकते हैं, लेकिन हमने एक ही अर्थ लिया। कौन सा अर्थ लिया? हमने जल में जन्म लेने वाले का एक ही अर्थ लिया। जल में तो देखो सांप भी, क्या नाम है, सांप भी, पीना सांप होता है वो भी लेता है, मछली भी लेती है, घोंगा भी लेता है, मेढक भी लेता है, मगरमच्छ भी लेता है, और अपना कछुआ भी लेता है, मेढक भी लेता है, बहुत सारे जलीय जीव लेते हैं, जलकुंभी भी लेती है। लेकिन हमने क्या लिया? जलज का अर्थ केवल क्या लिया? कमल लिया। ये जैसे ही हमने जलज कहा, आपने केवल कमल लिया। ये जैसा वक्ता कह रहा है केवल वैसा ही अर्थ लिया जा रहा है, उसका इधर उधर का दिमाग नहीं लगाया जा रहा है। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर अविदा शब्द शक्ति होगी। हमने कहा कल हम पंकज के घर गए थे, उसने अपने बेटे का बर्थडे मनाया था। तो अब यहाँ हम पंकज का अर्थ फूल नहीं लेंगे, पंकज किसी आदमी का नाम है, तो आदमी का ही अर्थ लिया आपने भी। समझ में है ना। तो ये अविदा शब्द शक्ति होती है, सबसे सरल होती है। और अगली होती है लक्षणा शब्द शक्ति। इसके विषय में मैं कल आपसे चर्चा करूंगा। लक्षणा शब्द शक्ति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजन लक्षणा। फिर उसके अंतर्गत प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के अलग दो भेद होते हैं, फिर उनके अंतर्गत उनके अलग
एक के 2 भेद होते हैं, एक के 4 भेद होते हैं, ठीक है ना। शुद्ध लक्षण और वो जो है अपनी गौड़ लक्षण, और उनके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में, कल का मतलब मेरा नेक्स्ट वीक, अगली वीडियो में हम आपसे लक्षणा शब्द शक्ति के विषय में बात करेंगे। और जहां आपको कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा होती है वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ठीक है। तो लक्षणा शब्द शक्ति में कौन सी लक्षणा है, क्योंकि इसके कई प्रकार हैं। तो कल हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ लक्षणा शब्द शक्ति बहुत ही झंझाटेदार तरीके से, और एक ही बार में आपको ऐसी लक्षणा शब्द शक्ति समझ में आएगी, कभी जिंदगी में लक्षणा में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी राय मुझे कमेंट के माध्यम से अच्छी बुरी जैसी भी मेरी वीडियो आपको लगती है तुरंत बताएंगे। बाकी अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो अपने प्यारे साथियों के लिए बहुपयोगी चैनल है, आप देख लीजिए। और बहुपयोगी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप अपने साथियों के साथ इस चैनल की लिंक को शेयर कीजिए और उन्हें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। लाइक एंड शेयर करते रहिए धमाधम। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और तब तक मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।